लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जिस नेता को पूरा बिहार सुशासन बाबू कहता है, कभी उसी पर एक कत्ल का इल्जाम लगा था और वो इल्जाम कोई अफवाह नहीं था। एफआईआर में उनका नाम लिखा था, सीधा धारा 302 आईपीसी में। आज की कहानी उसी मर्डर चार्ज की है जो कभी नीतीश कुमार पर लगा था, यानी वही नीतीश कुमार जो लगभग पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है और क्या पता आगे भी वही रहें। पर सवाल है कि क्या सच में आज के बिहार के सीएम एक हत्याकांड में फंसे थे? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या उन्हें सजा हुई थी? या फिर पूरी कहानी में न्याय कहीं पीछे छूट गया? एक कहानी हमने उस नरसंहार की भी सुनाई थी जिसका आरोप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगा था और प्रशांत किशोर ने उनकी पोल खोल दी थी। आज कहानी बिहार के मुख्यमंत्री पर लगे हत्या के आरोप का है। तो सच जानने के लिए बने रहिए आज की कहानी में मेरे साथ अंत तक। अब जरा उस दिन की कहानी पर चलते हैं, यानी 16 नवंबर 1991, जब एक बूथ पर गोलियां चली। जगह थी बाढ़ लोकसभा क्षेत्र, पंडारक पुलिस स्टेशन के अंदर मध्य विद्यालय ढेबार। उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 1989 के बाद महज 2 साल में यह दूसरी बार था जब जनता को वोट डालना पड़ रहा था। लेकिन बिहार का चुनावी माहौल अब जैसा नहीं था। वो दौर बूथ कैप्चरिंग का था, जंगल राज का। और इस खेल में बाढ़ मोकामा का इलाका सबसे ज्यादा बदनाम था, क्योंकि यहाँ बाहुबलियों की चलती थी और बंदूक की नली से वोट डलवाए जाते थे। जनता दल से इस बार सांसद पद पर दावेदार थे एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता नीतीश कुमार, जो आज के बिहार के सुशासन मुख्यमंत्री है। और तब 1989 में राम लखन सिंह यादव को हराकर उनका कद काफी बढ़ चुका था। लेकिन राजनीति के इस अखाड़े में अकेले साफ सुथरे चेहरे से काम नहीं चलता, इसलिए उनके साथ एक धाकड़ जोड़ीदार दिलीप सिंह भी थे, जिन्हें लोग बड़े सरकार के नाम से जानते थे। और इनके बाद ही अनंत सिंह छोटे सरकार बने। ये वही दिलीप सिंह थे जो 1990 में मोकामा से विधायक बने और जिनकी पहचान साम दाम दंड भेद हर तरीके से चुनाव जीतने वाले के तौर पर थी। वोटिंग का दिन था। देवार के एक बूथ पर माहौल गर्म हो गया था। सामने थी कांग्रेस पार्टी और बूथ पर कब्जे को लेकर जनता दल के समर्थकों से उनकी जबरदस्त झड़प हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हुआ कि देखते ही देखते बूथ पर गोलियां चल गई। इस गोलीबारी में कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता सीताराम सिंह मौके पर ही मौत के घाट उतार दिए गए और उनके अलावा 4 और कांग्रेस के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए। खून हो चुका था, माहौल में दहशत थी। शाम को पंडारक थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मृतक सीताराम के भाई राजा राम सिंह ने पुलिस को जो बयान दिया, वो बाद में इस कहानी का सबसे बड़ा विवादित हिस्सा बन गया। राजा राम सिंह ने बयान दिया कि दोपहर 3 बजे जब वो उनके भाई वोट देने बूथ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार और दिलीप सिंह अपने हथियारबंद गुट के साथ वहां मौजूद थे। और फिर राजा राम के मुताबिक अचानक नीतीश कुमार ने ही उनके भाई सीताराम सिंह पर गोली चला दी, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। यानी कि हत्या का आरोप सीधे सीधे आज के मौजूदा नीतीश कुमार पर लगा था। तब इस बयान के आधार पर बाद में पुलिस ने सांसद नीतीश कुमार, विधायक दिलीप सिंह और उनके साथियों पर आईपीसी 302 यानी कत्ल, आईपीसी 307 यानी कि कत्ल की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा लिख दिया। ये एफआईआर एक जोरदार धमाके की तरह थी। एक तरफ था दिलीप सिंह, बड़े सरकार जिनकी ऐसी वारदातों में शामिल होने की छवि थी, और दूसरी तरफ थे नीतीश कुमार, एक पढ़ा लिखा उभरता हुआ नेता जिसकी गिनती साफ सुथरे नेताओं में होती थी। पूरे बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। लोगों के लिए यह पचाना मुश्किल था कि जिस आदमी को आगे चलकर सुशासन बाबू बनना था, उस पर आज एक कार्यकर्ता की हत्या का सीधा सीधा इल्जाम लगा है। जैसे ही नीतीश कुमार को पता चला कि उनका नाम एफआईआर में है, उन्होंने एक चाल चली। नीतीश कुमार ने केस के आईओ यानी कि जांच अधिकारी को एक खत लिखा। यह खत कोई सफाई नहीं थी, बल्कि एक आधिकारिक दावा था। दावा यह था कि जनाब, जिस वक्त डेभार बूथ पर गोलियां चली, मैं बाढ़ में था ही नहीं।
मैं उस वक्त नालंदा जिले में था और मेरे साथ नालंदा के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, यानी कि डीएम और एसपी उनके साथ थे नालंदा में। इस बयान का मतलब साफ था, अगर डीएम और एसपी जैसे बड़े अफसर उनकी मौजूदगी में गवाही दे तो एफआईआर में लिखा गया कत्ल का आरोप पूरी तरह से झूठा साबित हो जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच की। फिर 31 जनवरी 1993 को पुलिस ने कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नीतीश कुमार और दुलार चंद यादव के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। दिलीप सिंह और 2 अन्य के खिलाफ आरोप तो सही थे, लेकिन उन्हें सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए नहीं जा सके हैं अब तक। इस तरह नीतीश कुमार के नाम से यह मामला हट गया और उन्हें कत्ल के आरोप से राहत मिल गई। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। लगभग 17 साल तक यह मामला ठंडे बस्ते में रहा। इस बीच नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर आसमान छू चुका था। वो केंद्र में मंत्री बने और 2005 के अंत में बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो भी सुशासन बाबू के रूप में, जिन्होंने जंगल राज को खत्म करने का दावा किया। पर राजनीति में कुछ दाग ऐसे होते हैं जो मौका देखकर फिर से उभर आते हैं। 5 अगस्त 2008 को ऐसा ही हुआ। बाढ़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दिलीप सिंह सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी गिरफ्तारी के लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया। नीतीश कुमार इस केस में पूरी तरह बरी हो चुके थे, लेकिन ठीक 5 महीने बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। 20 जनवरी 2009 को एक आदमी जिसका नाम था अशोक सिंह, जो इस केस में न तो सूचना करता था और ना ही कोई मुख्य गवाह, यानी इस केस से सीधे सीधे कोई लेना देना था नहीं, उसने एसीजेएम कोर्ट में एक नई शिकायत दर्ज कराई। पुराना केस फिर से खोलने की कोशिश की गई। फिर अशोक सिंह की याचिका पर एसीजेएम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इस याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि इसे 17 साल बाद बिना किसी ठोस वजह के एक ऐसे आदमी के द्वारा दायर किया गया था जो केस का कोई पक्षकार नहीं था, मतलब कि मुख्य तौर पर कुछ भी नहीं था। लेकिन एसीजेएम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया और 31 अगस्त 2009 को उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ संज्ञान ले लिया। ये एक बड़ी न्यायिक अवमानना थी। राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। क्या ये वाकई न्यायिक लड़ाई थी या किसी की राजनीतिक साजिश? इसलिए नीतीश कुमार के वकील ने पटना हाई कोर्ट में जोरदार तरीके से इस नई कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने 2 मुख्य तर्क दिए जो इस केस की असली थीम बन गई। पहला, वकील ने पूछा कि ये याचिका 17 साल बाद क्यों आई? अशोक सिंह है कौन? वकील ने यह भी आरोप लगाया कि ये याचिका केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई है, यानी उनकी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए। दूसरा, नीतीश कुमार के वकील ने कोर्ट का ध्यान उन हलफनामों की ओर खींचा जिन्हें मूल सूचनाकर्ता यानी राजा राम सिंह, यानी जो मृतक थे, उनके भाई और पटना में घायल हुए कार्यकर्ताओं ने निचली अदालत में दायर किया था। इन हलफनामों में उन्होंने वो सच बताया जो 28 साल तक पर्दों के पीछे था, जिसमें लिखा था कि हमें पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से कोई शिकायत नहीं है, हमें पूरी जानकारी है। इस अपराध के असली अपराधी दिलीप सिंह थे, जिनकी अब मौत हो चुकी है। हमें किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। चुनावी मौसम में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण अन्य निर्दोष व्यक्तियों को इसमें घसीटा जा रहा है, यानी कि इशारा सीधे सीधे नीतीश कुमार के तरफ था। उन्होंने आगे ये भी लिखा था एफिडेविट में कि घटना के बाद हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और लोगों के राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए हमारा फायदा उठाया गया था। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 1991 में नीतीश कुमार पर सीधे सीधे गोली चलाने का इल्जाम लगाया था, 17 साल बाद वो खुद अदालत में कह रहा था कि नीतीश कुमार निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया था। नीतीश कुमार के अल्टरनेटिव पर भी डीएम और एसपी नालंदा ने अपने 161 के बयान पर मुहर लगा दी, यानी कि उन्होंने बता दिया कि हमारे साथ ही थे। डीएम नालंदा ने कहा, नीतीश कुमार उस दिन दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच मुझसे मिले और फिर बिहार शरीफ की ओर चले गए। और एसपी नालंदा ने कहा, मैंने दोपहर 2:30 बजे से 2:45 के बीच बिहार शरीफ के पास हॉस्पिटल टर्निंग पर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मतदान के पूरे समय नीतीश कुमार नालंदा में ही घूम रहे थे।
चूंकि गोलीबारी की घटना दोपहर 3 बजे बाढ़ के डेभार में हुई थी और नीतीश कुमार उससे ठीक 15 मिनट पहले यानी 2:45 पर नालंदा में थे, जो कि एक दूसरा जिला है। तो ये साबित हो गया कि घटना के वक्त उनकी उपस्थिति संभव नहीं थी। एक तरफ थे मूल गवाह जिन्होंने अपने हलफनामे में नीतीश कुमार को निर्दोष बताया, दूसरी तरफ थे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिन्होंने उनके अल्टरनेटिव को प्रमाणित किया, उसे वेरीफाई किया। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र का गंभीर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण माना। कोर्ट ने पूछा कि जिस व्यक्ति यानी अशोक सिंह को केस दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, उसकी याचिका पर एसीजेएम ने संज्ञान क्यों लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमातुल्लाह ने इस पूरे मामले पर विचार किया। उन्होंने माना कि किसी भी अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है और बार बार उसी अपराध के लिए संज्ञान लेना कानून के खिलाफ है। उन्होंने एसीजेएम के उस फैसले को रद्द कर दिया जो हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ जारी रखा गया था। आगे 15 मार्च 2019 को पटना हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। 1991 से 2019 28 साल का सफर और आखिर में आया फैसला कि नीतीश कुमार निर्दोष है। लेकिन फिर भी एक सवाल है, क्या इस देश में राजनीति कभी इतनी साफ होगी कि निर्दोष को अपना सच साबित करने में 3 दशक न लगे? तो कुल मिलाकर सुशासन बाबू को उस खून के इल्जाम से आखिरकार आजादी मिल गई जो 1991 में एक चुनावी झमेले के कारण उन पर थोप दिया गया था। यह सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के उस स्याह सच को दिखाता है जहां सत्ता की लड़ाई में बेगुनाह लोगों पर भी मुकदमे चिपका दिए जाते हैं और उन्हें अपनी सफाई देने में दशकों लग जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, यह केस सच में साजिश था या सिस्टम की देरी, या फिर बड़े लोगों के आगे केस कहीं और चला गया? आप जो भी सोचते हैं, आपको क्या लगता है, पूरी कहानी आपके सामने है, तो आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप कहानी को अंत तक देखते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है और आप कहां से कहानी देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि क्राइम कनेक्ट पर हमारी कहानी को वो कौन लोग हैं जो अंत तक देखते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।